जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और फाइनली आप लोगों का आज मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी सवालों का जवाब दिया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपको ये भी बता दें कि जितना पढ़ाया गया है आपको, आप यदि गौर करके देखे होंगे तो उससे अलग सवाल आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उस लेवल की यदि बेहतर तैयारी चाहिए तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना। हाँ, तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आप लोग चाहते थे कि दुगुना प्रश्न पूछा जाए, मतलब 50 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, वैसा ही हुआ है। और जैसे आपको यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछने की संभावना है। संभावना नहीं है, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप पीछे के क्वेश्चन को उठाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आज इसका आंसर शीट हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। एक दिन पहले लेकर नहीं आए हैं, आपके एग्जाम के ठीक बाद लेकर आए हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आप पहले बेहतर करें, आप अपने दम पर कुछ बेहतर करें, ठीक है। उसके बाद आप मिलाइए कि आपने कितना सही आंसर किया है। पहले हम दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एग्जाम का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए आंसर की है, आप सब लोग जो है ना एकदम 100% सही, ठीक ना, वो दिस डैट वाला नहीं, एकदम 100% सही सॉल्यूशन आपको और विथ ट्रिक के साथ सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको जो है ना सेट करना पड़ेगा। चलिए सेट कर लेते हैं एक बार। ऐसे ये हम लगा दिए हैं प्रश्न, इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज कर दिए हैं, वाइट में थोड़ा कम दिखता आपको, ठीक ना, इसलिए हम इसको चेंज कर लिए। देखिए अब एक एक करके प्रश्न आपके सामने आएगा। पहले तो देख लीजिए इंटरमीडिएट, यहां देखेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2023, ये इसका विषय कोड आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स ऐच्छिक विषय, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है ना ये आईएससी कुल प्रश्नों की संख्या आपको दिख रहा है 100 ऑब्जेक्टिव 30 को 2 अंक वाला प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव 30 2 अंक वाले प्रश्न और 8 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 138 होगी, ठीक है ना। कुल इसमें 32 को पेज आपको दिख रहे होंगे। कुल नंबर आपको जो है ना 100 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है ना। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और भी बहुत सारा निर्देश इसमें दिया गया है जिसको थोड़ा पढ़ लेने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थियों के लिए निर्देश, आपको ये निर्देश अभी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के समय में ये निर्देश पढ़ने का वक्त मिलेगा नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे, ठीक है ना। ये OMR शीट पर जो आपको करना है कि आपका देखिए आपका जो उत्तर पुस्तिका का क्रमांक दिया हुआ रहेगा OMR शीट पर, उसको जरूर लिख दीजिएगा। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप जितने अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा उतना ही आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी भाषा सामने वाला बेहतर समझ पाएगा और जितना वो समझेगा आपको उतना ही बेहतर अंक मिलने की पूरी संभावना है। इसके बाद दाहिनी हैसियत दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। क्वेश्चन के बगल में दाहिने तरफ आपको उसके अंक दिखेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए अभ्यर्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम आपको दिया जा रहा है उसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब 2 खंडों में है, जो आपको पता है। खंड अ में होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खंड ब में होगा आपको कितना वो सब्जेक्टिव प्रश्न। खंड अ में ऑब्जेक्टिव और खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 2 अंक वाले और 5 अंक वाले, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से यही खंड ए शुरू हो रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव है 50 बनाना है, 100 रहेगा जिसमें 50 बनाना है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब एक एक करके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है और उसमें 2 0 0 2 से गुना करना है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए कि 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने से कितना हो जाएगा 1 0 और 0 1, ठीक है ना। ये I का मान होता है, I को यदि हम इससे गुना करेंगे ज्यों का त्यों रह जाएगा नहीं। और आगे में 2 जो आपको दिख रहा है
जैसे एक है, एक को यदि हम इससे गुना कर देंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो बचेगा कथी 2, यानी 2 से गुना कर दीजिए सीधे तो कितना हो जाएगा 6 4 -2 और 0। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा 6 4 -2 और 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा आपके सामने में है। एक बार दूसरे प्रश्न को देखिएगा। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि 1 2 3 4 में 1 2 से गुना करना है। गुना करने के लिए क्या करना होता है, एक रॉ को पकड़ते हैं कॉलम में गुना, फिर दूसरे रॉ को पकड़ते हैं कॉलम में गुना, ऐसा ही किया जाता है ना। रॉ को पकड़ते हैं कॉलम में गुना, तो चलिए देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा आपका +2, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए एक रॉ से एक कॉलम में गुना नीचे, उसके बाद 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और +4 दूनी 8, कितना हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 11 ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 और 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 है, कहें 3 और 4 दूनी 8। कहाँ पर है भाई, फिर से एक बार चेक करते हैं। एक रॉ से एक कॉलम में गुना करना है, इस रॉ को उठाकर कॉलम में गुना करेंगे, 1 1 1 और 2 दूनी 4, ओहो सॉरी 4, ये 4 होगा ना, तो 4 1 5 और 11, 5 और 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका है, देखिए तीसरा प्रश्न आपका है कि 0 से π/2 cot x, ठीक है ना, 0 से π/2 और cot x। अब आप ध्यान से देखिएगा कि सॉरी -π/2 से π/2 और cot x, इसमें आपको देखना है कि -π/2 से π/2 तो है लेकिन cot x है। अब आपको बता दिए थे कि कौन कौन सा जो है ना, कौन कौन सा आता है आपका विषम फलन के अंतर्गत, वो आता है साइन, tan और cosec। यदि इसके पावर में विषम संख्या होता है तो ऑड फलन हो जाता है, लेकिन ये कॉट है, ठीक ना, ये विषम फलन नहीं है, ठीक है ना। तो जब विषम फलन नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसमें आप गलती कर दीजिएगा निश्चित रूप से। कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइएगा सब लोग। कॉट का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x, ठीक है ना। log, पहले आपको क्या करना है, sin x के जगह पर π/2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin π/2 और फिर माइनस log sin -π/2, ठीक है। देख लीजिएगा π/2 मतलब 1 ना, तो log 1 का मान कितना हो जाएगा 0 और माइनस, ठीक है ना। साइन के अंदर माइनस है तो ये माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस साइन, ये 0 ही आएगा आंसर इसका भी, ठीक है ना। बट आपको एक बार बना लेने की जरूरत है, ये ऑड फंक्शन था नहीं लेकिन एक बार बना लेने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि साइन के पावर 10 थीटा इंटू कॉसेक के पावर 9 थीटा। पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए कि साइन के पावर 9 थीटा और कॉसेक के पावर 9 थीटा का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो एगो साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। यहाँ 10 गो साइन है, यहाँ पर 9 गो साइन है। आप इसको यदि लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 में कॉसेक के पावर कॉसेक 10 थीटा ना, 1 में कॉसेक 10 थीटा। इसके बाद हो जाएगा इंटू कॉसेक 9 थीटा, कॉसेक 9 थीटा। देखिएगा कॉसेक के पावर में 9 थीटा। अब देखिए 10 गो है तो 9 गो से 9 गो कट जाएगा, तो एगो कॉसेक बचेगा बटा में, और 1 कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा साइन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में है, देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, इसमें आपको दिख रहा है साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, दोनों में से साइन थीटा को हम बाहर कर लेते हैं तो बचेगा, जैसे ही साइन थीटा को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा और प्लस में सी, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ है -3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है ना।
तो -3 को बाहर रखते हैं, -3 को बाहर रखते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और इसके बाद हो जाएगा आपका +4 कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। इसका हो जाएगा आपका कितना? 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा। 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, या 3 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 4 साइन कॉस एक्स। एक्स है तो एक्स लिखिए, थीटा नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न आपके सामने में है। 1/2 को यहाँ पर बाहर रखा गया है, ठीक बात है। और नीचे वाला को यदि आप मानते हैं, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3x², और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मतलब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है ना। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग गौर करेंगे इधर, लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी, लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी। तो बटा में कितना है? यहां देखिएगा, बटा में है आपका, बटा में x3 अब प्लस में 5, अब प्लस क्या हो जाएगा? c। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 log x3 प्लस 5 प्लस सी, 1/2 log x3 प्लस 5 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है sin x माइनस cos x। आपको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो यदि नीचे वाला को मानते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ रहा है, नहीं, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा है। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आपको आ रहा है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको दिखे तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों आप प्लस में सी, ठीक है ना। लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों आप प्लस में सी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में है। बस थोड़ा सा इसको चेंज कर देने की जरूरत है। यह है आपका dx बटा में x² प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हो गया एक dx बटा में x² प्लस a²। इसका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए अब प्लस में c, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपको दिख रहा है। यहाँ पर सवाल है कि -a से a ना, -a से a। अब आप गौर से देखिएगा, -1 से 1 है और यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है ये कौन सा फंक्शन है। पहले तो आप इसको चेक कीजिए कि ये ऑड फंक्शन है कि नहीं। ऑड फंक्शन है या नहीं ये चेक करने के लिए इसमें माइनस रखना होगा, अंदर में x के जगह पर माइनस रखना होगा। चलिए हम रख के दिखाते हैं। log 4 x के जगह पर -x रखिए बटा में 4 x के जगह पर -x रखिए, ठीक है ना। हाँ, कितना हो जाएगा log 4 -x, नीचे हो जाएगा आपका 4 + x, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर करते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम इसको बदलेंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा, क्योंकि 1 बटा हो जाएगा, नहीं चेंज करने का मतलब 1 बटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log 4 + x बटा में हो जाएगा 4 - x। इसको चेंज किए तो आगे माइनस लग जाएगा, ये आगे वाला माइनस, ये पावर वाला माइनस आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा -log 4 + x बटा में 4 - x। यानी इसमें हम x के जगह माइनस रखे हैं तो इसका मान माइनस में निकल के आया है, ठीक है ना। तो यदि आप किसी फंक्शन में x के जगह पर माइनस रखते हैं और उसका मान माइनस में निकल के आता है तो उसे ऑड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 के बराबर। सीमा का मान -a से a हो और अंदर में जो फंक्शन दिया गया हो वो ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये देखिएगा सवाल आपके सामने में है। यहाँ पर 2 को बाहर में रखा गया है और x² का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x के पावर 3 बटा में 3 होगा। 0 रखने की जरूरत तो है नहीं, केवल 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8 हो जाता है ना। यहाँ 2 × 2 के पावर 3 8 बटा में
3, 8 दूना 16/3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। अच्छा देखिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो सीमा का मान -a से a है और ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन है। और गुना में जो फंक्शन दिया गया है, जब ये ऑड फंक्शन है तो उसके हिसाब से जब गुना में है ना तो ये टोटल ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाँ, सीमा का मान -1 से 1 है और यहाँ पर देखिए ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। और गुना में जो फंक्शन, जब ऑड फंक्शन एगो रहेगा, गुना में कोई इवन फंक्शन भी आपको दिया गया है तो वो ऑड ही बन जाता है, ठीक ना। तो ये आपका ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने में है। देखिए क्या कह रहा है, यहां पर जो है ना, यहां पर 3/4 को बाहर में रखा गया है और x के पावर में 1/2 है। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो हो जाएगा x के पावर 3/2, यह हो जाएगा आपका 2/3 या प्लस में c। ऐसा ही ना होता है, ये 3 से 3 कट गया, इससे कट गया 2 बार में, यानी हो जाएगा आपका 1/2 x के पावर 3/2 और प्लस में c। 1/2 x के पावर 3/2 प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। यहाँ पर वेरी सिंपल सवाल, x - 1 ऊपर में है, नीचे में आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना। x - 1 इंटू हो जाएगा आपका x + 1, ठीक है ना। x - 1 से कट जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x के जगह पर है आपका x + 1, अब प्लस कितना हो जाएगा c। तो इसका आंसर हो जाएगा log x + 1 + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 सवाल आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 16 आप एक बार देखिएगा, 6 ऊपर में ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे में √1 - 36 को लिख सकते हैं 6x², ठीक है ना। यदि आप 6x को मान लेते हैं y, तो 6x को जब y मानेंगे ना, इसको यदि y मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 के बराबर आएगा। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा पता है, 1/√1 - y², ठीक है ना, जहाँ y का मान 6x के बराबर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin इनवर्स x है, तो यहाँ y है ना, y के जगह पर कितना हो जाएगा 6x, sin इनवर्स 6x प्लस में c, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका sin इनवर्स 6x प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने में है। सवाल है कि sin 2x sec 2x इंटू tan 2x, sec इंटू tan का तो हो जाता है sec x ना, इसका हो जाएगा sec x, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है sec x के जगह पर 2x है तो 2x रखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में रखना होगा प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 1/2 sec 2x प्लस c। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने में है। 4 बाहर में है, sec² x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, 4 बाहर रहेगा और इसका हो जाएगा आपका tan x के जगह पर कितना है 8x, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में रखना है प्लस c। 4 दूनी 8 कट गया, यानी इसका हो जाएगा 1/2 tan 8x अब प्लस में c, 1/2 tan 8x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने में है, ठीक है ना। हाँ देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर है आपका, पहले देखिए i को j से डॉट निकालेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि i डॉट j बराबर 0 हो जाता है। तो माइनस i को i से यदि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो इसका मान -1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 1/1 + x², ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ठीक है ना, tan इनवर्स x। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने में है कि साइन के पावर में है 9x/11। देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, जो पूर्णांक में है उसको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है ना, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में ले आना है। तब बटा में 9 लाख, इसको उल्टा करके इधर लिख दीजिए 11/9, ठीक है ना, 11/9 प्लस में c। तो इसका आंसर हो जाएगा -11/9 cos 9x/11, ठीक है ना, -11/9 cos 9x/11 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ये कांस्टेंट को पहले लिख दिया है केवल, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
सॉरी 11/9 है ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है, बी में नहीं, 9/11 है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 नंबर सवाल आपके सामने में है। क्वेश्चन कहता है कि cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, जो पूर्णांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना होता है। तो बटा में 1/2 ना रख के यहाँ पर 2/1 रख सकते हैं आगे। अब प्लस क्या हो जाएगा c, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो हो जाएगा 2 sin x/2 प्लस c, 2 sin x/2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 2 sin x/2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन, देखिए कभी कभी ये c बाद में लिखता है, कभी ये c पहले लिख देता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ये कोई बड़ा चीज नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये आप सबको पता है। इसका हो जाएगा आपका tan, जो पूर्णांक में है ज्यों का त्यों, 13x/17, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है। बटा में ना लिख के उलट कर आगे लिख दीजिए 17/13 प्लस c, 17/13 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 17/13 tan 13x/17 प्लस c, 17/13 tan 13x/17, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर। यहाँ 24 नंबर सवाल आपका है कि 2 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 2 के पावर x का इंटीग्रेशन मतलब a के पावर x का इंटीग्रेशन। a के पावर x का इंटीग्रेशन होगा a के पावर x बटा में log a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यहाँ यदि आप बाहर में देख रहे हैं तो x आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x से अंदर में गुना कर लीजिए आप। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x², अब प्लस हो जाएगा 11x, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 7 ज्यों का त्यों रहेगा, x के पावर 3/3 प्लस 11 इंटू x²/2, अब प्लस में c, तो 7/3 11x²/2, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। 7x के पावर 3/3 प्लस 11x²/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एकदम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। e के पावर x है, अंदर में 2 फंक्शन है, tan का डिफरेंशिएशन करेंगे sec² x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू फंक्शन कौन है भाई, तो tan x, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, e के पावर x tan x प्लस c, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। सवाल कहता है कि e के पावर x 1/2x² प्लस x। अब बताइए कि किसको मानने से कौन आएगा। मुझे लगता है कि यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 1/2 को बाहर रखेंगे, x² का हो जाएगा आपका 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x ही बचेगा, मतलब e के पावर x बाहर में है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा क्या, e के पावर x इंटू में फंक्शन में आपका 1/2x², अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो e के पावर x इंटू 1/2x² प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1/2x² e के पावर x 1/2x² e के पावर x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, आप देखकर ही इस प्रश्न का अंदाजा लगा लेते हैं कि यह प्रश्न वही है। e के पावर x बाहर में दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2/x के पावर 3, तो ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू फंक्शन 1/x² प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी e के पावर x बटा में x² प्लस c, e के पावर x बटा में x² प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। ओए तेरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने में है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल क्या करना होता है पता है, आई वाला को आई वाला के साथ गुना करना होता है और जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ। आई वाला को आई वाला के साथ गुना करेंगे, के वाला के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 के बराबर। इसके साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यहाँ अब डिफरेंशिएशन का सवाल है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, जो कांस्टेंट है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5x बटा में 6, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देना है केवल। ये कट गया आपका 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 cos 5x बटा में 6, ठीक है ना। 5/3 cos 5x/6,
5/3 cos 5x/6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में ही आपको दिख रहा है शायद, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। सवाल आपका है कि कॉस का हो जाता है माइनस साइन, एक्स के साथ जो है एक पूर्णांक में जो है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देना होता है, ठीक है ना। तो आगे हो जाएगा आपका 11/13, यानी इसका हो जाएगा -11/13 साइन 11x/13 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने में है। e के पावर -4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा -4 × e के पावर -4x जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 को यदि आप देखेंगे तो देखिए 7 के पावर में x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा है, तो a के पावर x हो गया। a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x × log a, ठीक है ना, a के पावर x × log a जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 34। सवाल है कि 1/4 - x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए 1/x का हो जाता है आपका -1/x², ठीक है ना, -1/x²। लेकिन अच्छा पहले देखिए, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/x²। हम आपको करके दिखा देते हैं। 1/x का ये होता है तो -1/x², यानी 4 - x का होल स्क्वायर। लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना होता है। x के साथ में कांस्टेंट -1 है, तो जैसे ही -1 को यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सब सवाल आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सतर्क रहना है ऐसे सवालों से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने में है, और ये प्रश्न तो हम आपको बोले थे कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और फिर से एक बार रिपीट कर गया ये सवाल। देखिए x = a sin² थीटा, y = a cos² थीटा, ये प्रश्न हमेशा रहता ही है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a sin² थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा, फिर sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब y वाला का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos² का हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, और cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा, ठीक है ना, -sin थीटा। अब आपको करना क्या है, तो y वाला में x वाला से भाग देना है, क्योंकि dy ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए। तो हो जाएगा -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा आपका 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा। सभे कट जाएगा, सभे कट जाएगा ना, सभे कट गया, कुछ नहीं बचा, तो कितना हो जाएगा -1 के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा -1 के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। अवकल समीकरण x dx + y² dy = 0 का हल क्या होगा। पहले आप देखिए x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ, जो कि बिल्कुल आपको दिख रहा है, तो सीधे इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस इसका हो जाएगा आपका y के पावर 3/3, ठीक है ना। अब बराबर में कितना है, 0। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका है, आप चाहे तो इसका भिन्न का जोड़ कर, या फिर ऐसे ही इसका आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए ना, सेम ऑप्शन नंबर सी में सेम आंसर दिया गया है। 0 का इंटीग्रेशन हो जाता है k के बराबर, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा x² 2 + y के पावर 3/3 + k, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने में, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो इसका जवाब देना है आपको, वेरी सिंपल। आई वाला को आई वाला से गुना कीजिए, बाकी किसी को गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई वाला को आई वाला से गुना करना है, बाकी किसी को गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। देखिए आई वाला को आई वाला से, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से ही गुना करना है, बाकी गुना करने पर 0 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, और ये इतना हिट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए एक बार फिर से इस पर बात करते हैं। आपका समीकरण इतना का हल पूछ रहा है, x वाला x के साथ है, y वाला y के साथ है, इंटीग्रेशन कर दीजिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, प्लस e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y होगा, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में 0 का इंटीग्रेशन k हो जाएगा, यानी e के पावर x प्लस e के पावर 2y/2 + k। ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला सवाल आपके सामने में 39 नंबर की अवकल समीकरण dx बटा एक्स माइनस dy बटा वाई बराबर 0 का हल क्या है। देखिए x वाला x के साथ है, y वाला y के साथ है, इंटीग्रेशन कर देना है सीधे। देखिए dx बटा x का हो जाएगा आपका log x माइनस और इसका हो जाएगा log y, अब बराबर में हो जाएगा आपका k। यहाँ से log को बाहर कर लेंगे, ये log y हो जाएगा ना। जैसे ही log को बाहर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, log जैसे ही बाहर होगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे y, अब बराबर में क्या k, इधर से log हटेगा, इधर e के पावर में चला जाएगा ना। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही k है तो log के आप लिख सकते हैं x बटा y होना चाहिए, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखें, इधर हो जाएगा आपका, इधर भी आप log k लिख सकते हैं, ठीक है ना। log से log कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x बटे y बराबर में k, और ऐसे क्रॉस कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा y इंटू के, x बराबर हो जाएगा y इंटू के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवकल समीकरण दिया गया है, तो समाकलन गुणांक आपसे पूछ रहा है। वेरी सिंपल, dy बटा dx एकदम अकेला है, देखिएगा ये बिल्कुल अकेला है, यहाँ y है तो y के साथ जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देना है e के पावर में रखे, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा ना। हाँ देखिए, तो e के पावर में माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर में माइनस कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। हाँ, ये पावर वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो साइन के पावर में -1 लग जाएगा ना। तो साइन के पावर में जब -1 लग जाएगा तो पावर का माइनस हटेगा, बटा में जाएगा, तो 1 बटे साइन बराबर कॉसेक हो जाएगा ना। 1 बटे साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, वही है, समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। dy बटा dx एकदम अकेला आपको दिख रहा है, y के साथ में फंक्शन जो है इसको e के पावर में रख देना है, तो e के पावर में 3 बटा x का इंटीग्रेशन कर लेना है बस। इसका हो जाएगा e के पावर में 3 log x, ये पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, तो x के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम टू सेम वाला का 0 हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग वाला का कुछ मान निकल के आता है। आइए हम आपको एक बार करके दिखाते हैं। पहले देखिए i क्रॉस i, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, i को जब जैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा ये -5 j क्रॉस i ना। अब इसको गुना करेंगे k से तो हो जाएगा +5 k क्रॉस i। आपको पता है कि जे आई उल्टा है ना, तो ये हो जाएगा आपका जे आई जब उल्टा है तो इसका k हो जाएगा, तो -k, तो ये हो जाएगा -k, यहाँ पर माइनस को पहले से है तो +5k। और देखिए यहाँ पर k i, ये भी उल्टा है, i k होना चाहिए ना। यहाँ पर एक बार बना लीजिए ना, i j k, क्या है k i सही है, k के बाद i है, सही है, ठीक है। तो k i है तो इसका हो जाएगा j, तब प्लस हो जाएगा 5j, 5k + 5j, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 43, और यहाँ पर आपको मापांक निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। चलिए इसका मापांक निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, √1 + 4 + 4, 4 4 8 है 1 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में आपका है कि इतना के अभिलंब का द्विक अनुपात, बोले थे ना कि x के साथ, y के साथ और z के साथ जो रहेगा वही अभिलंब का द्विक अनुपात, 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अभिलंब का द्विक अनुपात 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने में है यहाँ पर। हाँ, कह रहा है कि इसकी द्विक अनुपात क्या है। देखिए ध्यान से, इधर बटा में जो होता है वही द्विक अनुपात होता है, 11 9 और 7, 11 9 और 7 जो है यही इसका द्विक अनुपात है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने में कहता है रेखा इतना कि किस बिंदु रेखा ये निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना। देखिए जो बिंदु से गुजरती है वो ऊपर लिखा हुआ होता है,
जिस बिंदु से गुजरती है वो ऊपर लिखा हुआ होता है और जिसके समानांतर होती है वो नीचे लिखा हुआ रहता है। तो बिंदु से जब गुजरने की बात करेगी तो 1, 2 और 3 ये वाला। लेकिन यदि पूछती कि किस रेखा के समांतर है तो उसके लिए हो जाता 2, 3, 4। 2 का अनुपात पूछता तो ये 2, 3, 4, ठीक है ना। लेकिन बिंदु से गुजरने की बात करेगी तो 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने में है। इसका जो है ना क्रॉस निकालने के लिए कहा गया है। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ी भारी काम थोड़े ना है। फटाक से यहाँ पर I J K, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2 और इसके बाद है 9, 3, 6, 9, 3 - 6, 9 - 3, ओहो 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। पूछे क्यों? देखिए इसका ही 3 गुना है, इसका ही 3 गुना है, इसका ही 3 गुना है। और आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने में है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन और ई के पावर एक्स का। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ठीक है ना। तो cos x प्लस ई के पावर एक्स, cos x प्लस ई के पावर एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला देखिए cos स्क्वायर एक्स का आपसे पूछा गया है डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाता है आपका 2 cos x इंटू साइन एक्स माइनस, क्योंकि cos का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन हो जाएगा ना, हाँ, और इसके बाद माइनस cos का हो जाता है माइनस साइन ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। इसका हो जाएगा आपका -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि डी स्क्वायर बटा में, अच्छा 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कह रहा है। साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स एक बार में, ये पहली बार डिफ्रेंसिएशन हो, दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन हो जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर कहता है 2 समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात 2, 5, 8 तथा 4, 10, 100 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए जब 2 समांतर रेखा की बात करेगा तो समांतर रेखा का जो अनुपात होता है ना वो हमेशा बराबर होता है। 2 समांतर रेखाओं का द्विक अनुपात इतना इतना है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा जब 2 समांतर रेखा की बात करेगी तो कितना है, देखिए तो 2/4, 5/10, इधर हो जाएगा आपका 8/x। ये सबका अनुपात बराबर होता है। आप देखेंगे तो ये दुगुना है, ये भी दुगुना है, तो इसका दुगुना 16 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, यदि 2 समांतर रेखा का द्विक अनुपात ABC तथा XYZ हो तो BZ का मान क्या होगा। अभी आप जस्ट देखे हैं कि जब समांतर रेखा की बात होता है तो पहला वाला पहला के अनुपात दूसरा वाला दूसरा और तीसरा वाला तीसरा के बराबर हो जाता है, यानी A/X बराबर B/Y बराबर C/Z। पूछ किसका रहा है, BZ का। यदि B को Z से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि B को Z से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका CY के बराबर ना, तो BZ बराबर हो जाएगा आपका CY, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। BZ का मान जो है वो CY के बराबर हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, BZ का मान CY के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, यदि 2 परस्पर रेखाएं, यहाँ गौर से देखेंगे, यदि 2 परस्पर लंब रेखाएं के द्विक अनुपात इतना इतना हो तो x का मान क्या होगा। देखिए जब लंब होती है तो उसके गुणनफल का योगफल 1 के बराबर हो जाता है, बारी बारी से जब गुना करेंगे तो उसका योगफल 1 के बराबर हो जाएगा। देखिएगा पहला वाला को पहला वाला से, दूसरा वाला को दूसरा वाला से और तीसरा वाला को तीसरा वाला से गुना करेंगे, इसका योगफल 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे 5 चौके 20, सॉरी 20 प्लस 16 प्लस 3x, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा -36, ये कट गया आपका 12 बार, तो x बराबर हो जाएगा आपका -12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग देख लिए थे। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, और ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ओ सॉरी 5 ढक गया था उधर ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 54 आपका है और इसका कह रहा है कि मापांक निकालना है, ठीक है ना। चलिए मापांक निकालेंगे इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। कैसे मापांक निकाला जाएगा,
देखिए, हाँ, इसका मापांक निकालेंगे तो आपको पता है कि मापांक निकालने के लिए क्या करना होता है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 1 2 1 3 ना, तो रूट अंडर 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55 जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखेंगे अब इसमें ए और बी का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता है कि ए और बी का मान जब निकालना है तो उसमें देख लीजिएगा, ये पहला वाला जो है ना, पहला वाला से तुलना करेंगे, दूसरा वाला को दूसरा वाला से तुलना करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3a - 1 बराबर है आपका 2a + 6। यहाँ पर ये 2 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो 3a में से 2a घटेगा तो a बराबर में, ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो 6 1 7। और जब यहाँ पर 4 बराबर में है b - 1, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा आपका 5। a का मान 7, b का मान 5, a का मान 7 और b का मान 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया है। सवाल है कि 2 3 5 7 8 15 और फिर इसके बाद है 5 9 और 14। आप थोड़ा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं बारी बारी से, देखिए तो बीच वाला के बराबर हो रहा है क्या, है नहीं हो रहा है। 5 2 7 तो हो रहा है, 9 3 12 हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कुछ इधर से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 8 7 15 और 9 5 14। ठीक है, यदि आप C1 को और C2 को जोड़ लेते हैं आपस में तो वो C3 के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव यदि बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 आपके सामने में है 2 1 1 7 8। ये तो सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन चल चुका है, ठीक ना। तो आप इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। देखिए यहाँ है 2 1 1 7 3 4 और 8 5 3। अब आप गौर से देखेंगे, देखिए ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब C2 और C3 को यदि जोड़ दिया जाए तो वो C1 के बराबर हो जाएगा, नहीं C1 के बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें दो पंक्ति कोई दो स्तंभ जो है ना उसका अवयव बराबर हो रहा है, इसलिए इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको करा दिए हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। -1 और -1 को ऐड करेंगे तो -2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पर 1001 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 को यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 में जो है ना, यहाँ पर i का मान दिया गया है और कह रहा है कि इसको इससे गुना करना है। i का मतलब होता है 1 से गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। 2 - 2 5 4, जहाँ भी है देख लीजिए, 2 - 2 5 और 4, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने में है और यहाँ पर इसको गुना करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आपको पता है कि एक पंक्ति को एक स्तंभ से गुना करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 × 3 और -2, 3 में से 2 घट गया तो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने में है। यहाँ देखिए इसका मान निकालना है तो पहले देखिए इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। 3 × 3 और यहाँ हो जाएगा आपका -3, तो इसका हो जाएगा 3 और -3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। यहाँ पर 3 से गुना करने के लिए कह रहा है। आपको पता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वो सभी अवयव में गुना होता है। 3 15 -6 और 9, चेक कर सकते हैं 3 15 -6 और 9 कहाँ पर है, 3 15 -6 और 9, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ देखिएगा ये 63 आपको दिया गया है और इसमें कह रहा है इसका, 1 मिनट थोड़ा सा कट रहा है इसका ना, हाँ ये अब ठीक है। कह रहा है कि व्यवरोध इतना और इतना के अंतर्गत z बराबर 2x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिकतम मान या न्यूनतम मान कुछ भी कहेगा ना, हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। और ग्राफ में आपको क्या करना है कि यहाँ देखिएगा,
यदि x का मान 0 रखेंगे तो 38 होगा और y का मान 0 रखें, यदि x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर 38 और y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 38, यानी काटेगा x का मान, एक मिनट देखिएगा, ये काटेगा किस पर, x अक्ष को काटेगा 38,0 पर और इसको काटेगा 0,38 पर, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 0 से बड़ा 0 के बराबर प्रथम चतुर्थांश में ये इसका सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा ना। इसका कॉर्नर पॉइंट एगो यहाँ है, एगो यहाँ और एगो मूल बिंदु है, तो बारी बारी से आपको क्या करना है, इसमें रख देना है कॉर्नर पॉइंट। एक बार 0 38 0 और उसके बाद कितना रखना है 0 0। अधिकतम मान कह रहा है तो अधिकतम मान यही रखने से होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2x है ना तो दुगुना हो जाएगा 38 दूना। यहाँ पर यदि रखेंगे तो y का मान 38 होगा, यही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 38 और प्लस में 0, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 वहाँ से ले 3 दूना 6 1 7 76, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 64। व्यवरोध इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर से वही सवाल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल वही है। फिर से एक बार छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेना है आपको। देखिएगा यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 9 और y के जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 9, यानी ये काटेगा 9 और 0 पर और ये काटेगा 0 और 9 पर। 0 से बड़ा 0 के बराबर ही मान रखना है तो इसी भाग को सुसंगत हो जाएगा। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है 0,0। चलिए बारी बारी से इसमें मान रख दीजिए। पहले आप x के जगह 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा, y के जगह 9 रखेंगे तो -9 हो जाएगा। दूसरा मान रखिए तो कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा आपका 3 गुने 9 और माइनस y के जगह पर 0 तो 9 तिया 27, 0 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अधिकतम मान पूछ रहा है तो 27 के बराबर, क्योंकि एगो -9 एगो 27 है, एगो 0 आने वाला है, तो अधिकतम मान हो जाएगा 27। यदि न्यूनतम मान पूछता तो -9 लिख देते, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। फिर से वही है, व्यवरोध दिया गया है, इसके अंतर्गत इसका न्यूनतम मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए समीकरण आपका कितना है तो 2x + 7y बराबर 14 रख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x बराबर 14 - 7y ना, x बराबर हो जाएगा आपका 14 - 7y बटा में 2, ठीक है। यदि आप मान सारणी इसका चेक करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हम 2 मान रख लेते हैं। पहले y के जगह पर x और y है ना, पहले y के जगह पर 0 रखेंगे तो जैसे ही 0 रखेंगे तो x बराबर 7, ठीक है ना। अब y के जगह पर 2 रखेंगे तो जैसे ही y के जगह 2 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 रखने से 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 14 घट गया तो 0 हो जाएगा। मतलब एक छोटा सा ग्राफ ऐसे बनेगा जो x अक्ष को 7 पर और y अक्ष को 2 पर, यानी हो जाएगा 7,0 और यहाँ हो जाएगा आपका 0,2, ठीक है ना। और यहाँ पर वही कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा इसका सुसंगत क्षेत्र। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ बन रहा है, z का मान आपके पास है, बारी बारी से ये तीनों बिंदु रख देना है। तो पहले यहाँ z के जगह पर कितना रखेंगे 0,2, तो ये z बराबर हो जाएगा आपका x के जगह पर 0 और 3 गुने y के जगह पर 2, तो ये हो गया आपका 6। अब इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, z बराबर x के जगह 7 आप प्लस y के जगह पर 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये 7 के बराबर। अब 0 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो z बराबर हो जाएगा आपका 0। न्यूनतम कह रहा है तो देखिए एगो 6 है, एगो 7 है, एगो 0 है, तो न्यूनतम मान इसका हो जाएगा आपका 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 66। यहाँ पर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है और इसका कह रहा है कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो केवल जे वाला को जे वाला से गुना करना है, ये सब आपका हो जाएगा 0 ना, तो -35 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x², ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का, ऐसा ही ना होता है 2 tan इनवर्स x का। tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x², ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर। क्या कह रहा है, cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। ये प्रश्न रात में भी हम आप लोग को कराए थे, ठीक है ना। तो cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 बटा में x, या फिर cot इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 की बात यदि करेंगे तो यहाँ देखिएगा इसका 5π/6 होता है। बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया सवाल है और कई बार हम इसका सॉल्यूशन भी किए हैं आपके लिए। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
साइन, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 1/√2 आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। ये तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, देखिएगा। यहाँ पर आपका ये प्रश्न भी कल आपसे आप लोग को करा दिए थे, देख लीजिएगा। कॉस को बाहर रखेंगे, दो यहाँ पर है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान, सॉरी कॉस 180 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा? कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो कॉस 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1 के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ देखिए सवाल आपका है कि साइन बाहर में रहेगा 1/2 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना हो जाता है? पाई/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई/4 यानी 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल है कि कॉट बाहर में है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 यानी कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने में है, देखिएगा। e के पावर 2x इंटू tan 3x। देखिए e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, x के साथ कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, प्लस tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x के जगह पर 3x है तो 3x लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिख देंगे। इसका हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 2x प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x, ठीक है ना। हाँ, इसका हो जाएगा आपका 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है कि d साइन 2x प्लस कॉस 3x प्लस ई के पावर x। कोई बात नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, 2x है तो 2x लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिखेंगे, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। कॉस का कितना होता है? माइनस साइन। देखेंगे कॉस का होता है माइनस साइन, यह हो जाएगा आपका माइनस साइन और 3x। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में लिखेंगे, e के पावर x का हो जाता है e के पावर x, ठीक है ना। अब चेक कर लीजिएगा, 2 cos 2x माइनस 3 sin 3x प्लस e के पावर x, 2 cos 2x माइनस 3 sin 3x प्लस e के पावर x, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि d 1/2 सेक 2x। गौर करेंगे, इधर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, सेक का हो जाएगा सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू में tan x, सेक x इंटू में tan x। कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों होगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, सेक 2x इंटू tan 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा इधर। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 79, लॉग e के पावर में 3x यानी लॉग 3x का पूछ रहा है। लॉग 3x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। आपको बोले थे कि कोई कांस्टेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर ही होगा। 5x रहे चाहे 100x रहे चाहे 200x रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर ही होगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। कहता है कि इतना के समांतर एक तल का समीकरण। देखिए समांतर वही होगा, ठीक है ना, जिसमें ये सेम टू सेम होगा, कांस्टेंट केवल अलग अलग होगा। इतना ध्यान में रखना है, सेम टू सेम होगा, कांस्टेंट केवल अलग अलग होगा, ठीक है ना। 7x माइनस 8x और इसके बाद 9z, 7x माइनस 8y प्लस 9z, 7x माइनस 8y प्लस 9z, 7x माइनस 8y प्लस 9z। अब कांस्टेंट अलग अलग है, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, कांस्टेंट केवल अलग अलग होना चाहिए, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, समतल इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या है? बिल्कुल सिंपल है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो 60 के, ये जो 7 आपको दिख रहा है इसके बटा में इसका मापांक लिख दीजिए। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14 यानी 7 बटा में रूट अंडर 14, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर कह रहा है कि इसका स्क्वायर किया गया है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 2i माइनस 9k, ठीक है ना, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2i माइनस 9k ना, 1 मिनट, 2i माइनस 9k, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i माइनस 9k। चलिए गुना कीजिए, i वाला को i वाला से, j वाला को j वाला से, सॉरी k वाला को k वाला से, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 9 9 81, 81 या 4 कितना हो जाएगा? 85, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलेंगे, देखिएगा।
कह रहा है इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालना है। वेरी सिंपल, इकाई सदिश निकालना है तो इसका मापांक केवल बट्टा में लिख देना है। कितना हो जाएगा 25 और प्लस में 36, 25 6 5 11 41 20 61 ना, इसका हो जाएगा आपका √61 5y + 6j बटा में √61। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने में ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई वाला को वाई वाला से, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से। 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 1 21 8 29 31। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है ये 85 नंबर ना, ये क्वेश्चन है 85 नंबर। देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। सवाल कहता है कि इतना इतना द्वारा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा। चलिए जेड अक्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 210 को बटा में ले जाते हैं, तो हो जाएगा 3x बटा में 210 प्लस 5y बटा में 210 प्लस 7z बटा में 210 अब बराबर में हो जाएगा 1। चलिए काटिए, यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 70, यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 4 5 20 42, यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 30 ना। तो देखिए x अक्ष पर अंतःखंड काटता तो 70, y अक्ष पर पूछता तो 42 और z अक्ष पर पूछा है तो 30। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। यहाँ पर देखिएगा सवाल कह रहा है कि यदि तल इतना की समांतर रेखा इतना हो तो इनमें से कौन सा सही है। चलिए समांतर की बात कर रहा है ना, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए इधर समानांतर की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ax यानी हो जाएगा यहाँ पर 2a 2b, हाँ गौर करेंगे इधर 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b, इसके बाद हो जाएगा -4c बराबर में 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2a माइनस 3b माइनस 4c ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 कहता है दो तल इतना और इतना तथा इतना परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत होता है तो इसका गुणनफल जो होता है ना, लंबवत होता है तो इसका गुणनफल का योगफल 0 के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा, सॉरी एक मिनट इससे पहले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी हुआ है। देखिए समांतर होने पर इसका अनुपात बराबर होता है, इसमें हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे। ये हो जाएगा आपका a/2 बराबर b बट्टा में -3 बराबर c बट्टा में -4, ठीक है ना, c बट्टा में -4। ऐसा कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ गड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ देखिएगा गड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ देखिए ये परस्पर लंबवत है ना, तो लंबवत होने के कंडीशन में इसका गुणनफल जो है ना वो 0 के बराबर 3a प्लस 4b प्लस 5c बराबर में कितना हो जाएगा 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3a प्लस 4b प्लस 5c बराबर में 0 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल है, पहला को पहला से गुना करेंगे 7, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और फिर 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 7 14 1 15 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 89 आपका कह रहा है P बराबर इतना है, PF बराबर इतना है, इंटरसेक्शन बराबर इतना है, तो E बटा F का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए PE बटा F का मान निकालना है ना, है यहाँ गौर करेंगे आप। देखिए तो आपको पता है कि P, ओहो देखिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, गौर करेंगे इधर P का मान इतना है, PF का मान इतना, इंटरसेक्शन का मान दिया गया है, तो P E बटा में F पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F, हाँ E बटा में F है ना, ध्यान से देखिएगा इधर E बटा में F है ना, PE बटा में PF है, गौर से देखिएगा इधर। देखिए तो बटा में हो जाएगा आपका PF का मान, PF का मान ये हो जाएगा आपका PE इंटरसेक्शन F का मान है 7 बटा में 17 और PF का मान कितना दिया गया 11 बटा में 17, 17 से 17 कट जाएगा, 7 बटा में 11 इसका आंसर हो जाएगा, 7 बटा में 11 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि PA का मान, PB का मान, PA इंटरसेक्शन B का मान, A यूनियन B का मान दिया गया, तो A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा। आपको पता है कि PA यूनियन B बराबर होता है, A यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B। अब देखिए इसका मान कितना दिया गया है 9 बटा में 13
इधर हो जाएगा माइनस, पी ए का मान कितना हो जाएगा 4/13 माइनस 7/13। अब यही तो इंटरसेक्शन का मान निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यही निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 13, 9 माइनस 4 माइनस 7, 7 4 11, माइनस 11 में से 9 घट जाएगा तो माइनस 2/13, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/13 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, कह रहा है दो घटना ए और बी के लिए पी ए बराबर इतना है, पी बी दो स्वतंत्र घटना है ना। अच्छा, जो दो स्वतंत्र घटना ए और बी के लिए पी ए बराबर इतना है, पी बराबर इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें। देखिए जब दो घटना स्वतंत्र होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है आपका पी ए इंटू पी बी, यानी 7 चौके 28, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पर अवयव का मान दिया गया है तो इसका सहखंड पूछा जा रहा है। देखिए सहखंडज पूछा गया, कोई बात नहीं है, सहखंडज जो पूछा गया है तो इसका स्थान बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, काम बन जाएगा 4 4 माइनस 3 माइनस 5 और 2, यही होगा ना। 4 माइनस 3 माइनस 5 2, एक बार चेक कर लीजिए, 4 माइनस 3 माइनस 5 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, यदि एक रेखा की द्विक्वज इतना 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 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए आपको पता है कि सभी द्विक्वजाओं का योगफल 1 के बराबर होता है ना, तो ये हो जाएगा वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है, तो 2/√149 इसका वर्ग अब प्लस में 12/√149 फिर इसका वर्ग अब प्लस x/√149 फिर इसका वर्ग अब बराबर हो जाएगा आपका 1 ना। ये हो जाएगा 4/149 प्लस 144/149 ना, और इसके बाद बराबर हो जाएगा आपका सॉरी प्लस x² सॉरी सीधे 149, यहाँ पर सीधे 149 होगा। अब बराबर में कितना है 1, गौर करेंगे इधर, ये हो जाएगा आपका 144 4 148 अब बटा में 149, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका x² बटा में 149 और बराबर में 1 माइनस 144 4 148 ना, 148 बटा में 149। यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव करेंगे तो 1 बटा में 149 हो जाएगा, x² बटा में 149 और बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 149। 149 से 149 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 1, ऑप्शन नंबर ए ना, x बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने में है। यहाँ पर a का मान इतना है तो देखिए a का मान दिया गया है 1001 यानी 1 है, 1 के पावर में कितना रखेंगे उसका मान 1 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि संक्रिया इतना की परिभाषित हो तो इतना का मान क्या होगा भाई बताइए तो। देखिए a + 2b है ना, पहले 1 और 2 के बीच संक्रिया निकालिए, 1 + 2 × 2 2 दूना 4 1 5, ठीक है ना। फिर 5 का निकालना है 3 के साथ, 3 संक्रिया 5 ना, 5 का संक्रिया निकालना है 3 के साथ। चलिए a के जगह पर 5 अब + 2 × b के जगह पर 3, 5 3 दूनी 6 5 11, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, यहाँ देखिए दिया गया है कि a का इतना है b का इतना है, तो a से b में भिन्न भिन्न संबंधों की संख्या कितना होगा, तो 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 2 के पावर 6 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो a से b में प्राप्त फलनों की कुल संख्या कितनी होगी, a से b में प्राप्त फलनों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 6 यानी 64, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का हल क्या होगा। देखिए तो सिंपल है, इंटीग्रेशन x - y बराबर k, x - y बराबर k, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 99, i.j का मान कितना होगा, सॉरी j.j का मान कितना होगा, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है k और j, i j k, क्या पूछा है k और j, उल्टा ना तो -i, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरीके से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, थोड़ा फास्ट चले हैं और आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जो अब हमारा आगे का जो शेड्यूल होने वाला है ये एक वीडियो में आपको कंप्लीट बता देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।